हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल टेक डबल अड्डा पे। फ्रेंड, आज की वीडियो में हम साइंस मॉक टेस्ट का 7वां लेक्चर है। ये 7वां लेक्चर है। इसके पहले आपके 6 लेक्चर हो चुके हैं। आज की वीडियो में 17 दिसंबर 2018 को जो आपका ग्रुप डी का पेपर हुआ था, उसके अंदर पूछे गए आपके साइंस वाले क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कराएंगे। आप बाकी वीडियो को प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। मैथ वाली वीडियो भी अवेलेबल है। चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। तो देखिए, पहला ही क्वेश्चन आपका पीरियोडिक टेबल से आ गया। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। बाकी आप चाहो तो पीरियोडिक टेबल भी हम करा चुके हैं। 51 मिनट की वीडियो है। उसके अंदर पूरे भी जितने भी आपके क्वेश्चन आते हैं वनडे एग्जाम में, उनको कवर करा दिया है। आप चाहो तो उसको देख सकते हो। यहाँ पूछा है सही प्रक्रिया के साथ निम्न जोड़े को बनाएं। काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है। कोबाल्ट है, कोबाल्ट का CO तांबा Cu, सल्फर S, सोडियम Na। अब इसके बाद अगर आपको आपको पूछता है सोडियम किस ब्लॉक का तत्व है, तो सोडियम आपका S ब्लॉक का तत्व है। काफ़ी क्रियाशील होता है। अगर इसकी परमाणु क्रमांक की बात किया जाए, ये है ब्लॉक, और परमाणु क्रमांक है इसका 11। वही बात करें अगर आपका सल्फर, तो सल्फर किस ब्लॉक का तत्व है, ये आपका पी ब्लॉक का तत्व है, और इसका परमाणु क्रमांक होता है 16। कॉपर, कॉपर हो चुका है, कॉपर है ये। कॉपर किस ब्लॉक का है, डी ब्लॉक का तत्व है। ये है आपका डी ब्लॉक का तत्व है। कॉपर का अगर परमाणु क्रमांक की बात करें, ये होता है 29। उसी तरह से देखा जाए कोबाल्ट, कोबाल्ट भी आपका डी ब्लॉक का तत्व है, और इसका परमाणु क्रमांक क्या होता है, 26। तो आपको कम से कम 1 से लेकर 30 तक का परमाणु क्रमांक याद होना चाहिए। और बाकी आवर्त सारणी पूरी हम करा चुके हैं, वहाँ पे आप देख लीजिए, सब आपको क्लियर हो जाएगा। अब इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो देखिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा। काफ़ी इजी सा क्वेश्चन था। कोबाल्ट हो जाएगा, फिर A का B है, 2 का D है, तांबा Cu, सल्फर A, सोडियम C। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है ब्यूटाइन का आणविक सूत्र क्या है। तो देखिए, ब्यूटाइन क्या होता है, ब्यूटाइन दिया है। ब्यूटाइन का मतलब क्या होता है, CnH2n-2। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, Cn, n की जगह पर अगर 4 रखोगे, 2 × 4 - 2 कितना हो जाएगा, 6। ये किसका हो गया, ब्यूटाइन का। अगर बात किया जाए एसिटिलीन, CnHn, ये C2H2, ये क्या हो जाएगा, एसिटिलीन, एसिटिलीन। और आपका ब्यूटेन क्या हो जाता है, CnH2n+2, CnH2n+2, 4 2n8+2 कितना हो जाएगा, ये आपका ब्यूटेन है। ये है आपका ब्यूटेन। और आपका क्या है, CnHn+1, ये होता है प्रोपाइन का, प्रोपाइन। ठीक, ये वाला किसका है, ब्यूटाइन का। सेकंड वाला ब्यूटेन का, ये है एसिटिलीन का, और ये है प्रोपाइन का। ठीक, ये आपका केमिस्ट्री से अच्छा क्वेश्चन था। अब इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आप अगला क्वेश्चन दिया है 10 द्रव्यमान वाली वस्तु का आपको वेग दे रखा है, आपको वस्तु का गतिमान ऊर्जा पूछा है। तो गतिमान ऊर्जा क्या होता है, हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम कितना है आपका 10, वी कितना है 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 16 से कटेगा 8, ये हो जाएगा 80। ये क्वेश्चन आपको क्यों करा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका मात्रक में आप गलती कर सकते हो। ऊर्जा की हमेशा मात्रक क्या होती है, जूल। तो ऑप्शन थर्ड देखोगे, जूल। अगर आपका वाट दिया है, वाट किसका होता है, शक्ति का मात्रक। ये होता है शक्ति का मात्रक। और शक्ति में अगर हम टाइम से गुणा करते हैं तो क्या मिलता है, ऊर्जा। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल। ये आपका राइट हो जाएगा। अब इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका है, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। 20 लीटर आयतन में एक कुप्पी में 0.2 मोल ऑक्सीजन, 0.4 मोल नाइट्रोजन, 0.1 मोल NH3 अमोनिया, और 0.3 मोल हीलियम गैस 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखे हुए हैं। इन अक्रिय गैसों द्वारा लगाया गया दाब 1 atm है। तो N2 गैस द्वारा लगाया गया आंशिक दाब क्या होगा। तो सबसे पहले N2 गैस है ना, टोटल कितना है, N2 गैस कितना मोल, और सबका यहाँ पे जोड़ के डिवाइड कर देंगे। टोटल ऑक्सीजन कितना मोल है, उसको लिखेंगे O2 प्लस N, N2 प्लस N, NH3 प्लस N हीलियम। कितने मोल आपका नाइट्रोजन है इसमें, मोल कितना है नाइट्रोजन का आपका 0.4, 0.4 मोल क्या है नाइट्रोजन। इसके बाद आपका ऑक्सीजन कितने मोल है, 0.2 प्लस, और नाइट्रोजन इसमें कितना है 0.4 प्लस
NH3 कितना है 0.1 प्लस हीलियम कितना है 0.3। अगर आप नीचे जोड़ते हो 0.2 प्लस 0.4 0.6 प्लस 0.1 0.7 प्लस 0.3 कितना हो जाएगा, नीचे 1 आएगा। तो आपकी N2 कितना मोल है, NH2 0.4/1। अब इसके बाद पूछा है आपको आंशिक दाब। अक्रिय गैसों द्वारा दाब कितना लगाया जा रहा है, 1 atm। अक्रिय द्वारा 1 atm और आपको क्या निकालना है, XN2। इसकी वैल्यू है 1 atm इंटू XN2 आपने कितना निकाला है 0.4, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 0.4 atm। ये आपका है नाइट्रोजन द्वारा लगाया गया आंशिक दाब। ऑप्शन 2 आपका राइट हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक तत्व का परमाणु क्रमांक 15 है, इसका रासायनिक गुण निम्न में से किस तत्व के साथ समान होगा। परमाणु क्रमांक क्या है 15। तो आधुनिक आवर्त सारणी जो बनाई है, सबसे पहले आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाई थी, मोजले ने। फिर से हम आपको रिकमेंड करेंगे एक बार आप पीरियोडिक टेबल वाली वीडियो देख लीजिएगा, आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और वहाँ यहाँ तो हम आपको बता ही रहे हैं। मोजले ने किस आधार पर रखा था, आपको परमाणु क्रमांक के आधार पे। परमाणु क्रमांक आपका क्या है 15 है। किस तरह से भरोगे, ये होगा 285। इसके आउटर मोस्ट सेल में कितना है आपका 5 इलेक्ट्रॉन है। अब इसमें देखते हैं बेरिलियम। बेरिलियम का है 4 2 2, आउटर मोस्ट में कितने हैं 2 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन का कितना हो गया 8 8, किस तरह भरोगे 2 6, आउटर मोस्ट में कितना है 6। और नियॉन का कितना है आपका 10 10 के आउटर मोस्ट सेल में कितना है 2 8, इसमें 8 है। वही बात करें नाइट्रोजन, नाइट्रोजन हो गया 7 7 को अगर आप फिल करोगे तो 2 और 5। इसके आउटर मोस्ट में कितना है आपका परमाणु क्रमांक 15 वाले पे 5। और वहीं देखोगे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में कितना है 5। दोनों का क्या हो जाएगा, समान हो जाएंगे, एक ही ग्रुप में आपको मिलेंगे। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा। अब इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अच्छा, अगर आपसे पूछ ले परमाणु क्रमांक 15 होता किसका है, अगर यही पूछ लेता है परमाणु क्रमांक 15 किसका होता है, ये आपका होता है फास्फोरस का। और ये कैसे होता है, देखिए नाइट्रोजन होगा, नाइट्रोजन के नीचे क्या हो जाएगा फास्फोरस। इस टाइप से आपका मोजले की आधुनिक आवर्त सारणी है। और वहीं बात करें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के बगल में क्या होता है ऑक्सीजन, इसका होता है 7, फिर ये हो गया 8। ऑक्सीजन के नीचे क्या हो जाएगा आपका सल्फर, सल्फर का कितना होता है 16। तो देखिए इसका आउटर मोस्ट में, अभी आपको देखिए मैच करा के दिखाते हैं। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितना हो जाएगा, इसका परमाणु क्रमांक होता है 8 2 और 6। वहीं बात करें सल्फर, सल्फर का होता है 16, इसके आउटर मोस्ट में कितना हो जाएगा 2 8 और 6। इसमें भी देखिए 6 है, इसमें भी है 6। तो दोनों को एक ही ग्रुप में रखा गया। टोटल ग्रुप कितने होते हैं पीरियोडिक टेबल में 1 से 18। वहीं बात करें नियॉन, नियॉन को भी रख के देख लेते हैं। नियॉन का कितना होता है आपका 10, नियॉन हो गया। और यहाँ पे क्या होता है आर्गन, ये हो गया आपका आर्गन, नियॉन और आर्गन। तो नियॉन का कितना होता है आपका 10, तो 10 को आप कैसे रखोगे 2 और 8। वहीं बात करें अगर आर्गन, आर्गन का परमाणु क्रमांक होता है 18, 18 को आप कैसे रखोगे 2 8 और 8। इसके भी आउटर मोस्ट में 8, इसके भी आउटर मोस्ट में 8। ये दोनों क्या है अक्रिय गैस हैं, इस तरह इनको रखा गया है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ध्वनि की वह विशेषता जिससे एक समान प्रबलता ध्वनि और पिच की दो ध्वनियों के बीच के अंतर को बताया जा सकता है को क्या कहते हैं। एक समान ध्वनि की प्रबलता, प्रबलता आपका पहले दे चुका है ऑप्शन में। और पिच, पिच यहाँ पे दिया है, दोनों के बीच का अंतर, दो ऑप्शन तो आपके हो ही नहीं सकते। देखिए गुणवत्ता क्या होती है जिससे आप एक ही समान ध्वनि, एक समान जो ध्वनि आ रही है आपके पास, जिसकी प्रबलता भी एक है, तीव्रता भी एक है, दोनों को आप डिफरेंस कर सकते हो उनको सुन के, यही होती है ध्वनि की गुणवत्ता, इसे कहते हैं गुणवत्ता। अगला है आपका निम्नलिखित में से गलत युग्म का चयन करिए। यहाँ पे आपको पीएच वैल्यू दी है, तो पीएच वैल्यू क्या होता है 0 से लेके 6, ये होता है आपका अम्ली। और यहाँ पे 7वां क्या होता है न्यूट्रल। और ये 8 से लेके 14 तक क्या होता है क्षारी। ये दशमलव में भी होता है, हम आपको जनरली बता रहे हैं। जैसे 6.9 तक वो क्या है आपका अम्ली, 7.1 से वो क्या हो जाएगा क्षारी। तो यहाँ पे क्या होता है नींबू का रस, नींबू का रस क्या होता है आपका अम्लीय विलयन, अम्लीय विलयन है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 0.2,
ये राइट है। कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा क्या है? NaOH, NaOH ये एक क्षारीय विलयन है। सबसे प्रबल क्षार कौन सा है? ये आपका है कास्टिक सोडा। और इसका अगर बात किया जाए पीएच वैल्यू का मान कितना होता है? 14। सबसे आखिरी में आपको कास्टिक सोडा ही मिलेगा। लेकिन यहाँ पे क्या दिया है? पीएच वैल्यू का मान दिया आपको 5। 5 का मतलब ये अम्लीय है, ये आपका गलत है। यहाँ पे गलत युग्म का ही आपको चयन करना था। कास्टिक सोडा का कितना होता है? 4। अम्लीय वर्षा ये अम्ल है, इसका मतलब इसकी पीएच वैल्यू है आपकी 5 से कम। और जठर अम्ल जो होता है इसका पीएच मान कितना होता है? 1। अगर आपसे पूछ लेता है किसका पीएच मान 0 होगा, वो होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। HCl का पीएच मान कितना होता है? 0, बहुत ही खट्टा होगा। अब इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। एक साइकिल सवार 10 मीटर तक फिसलते हुए रुकता है। साइकिल सवार है आपका, 10 मीटर फिसलते हुए रुकता है। इस प्रक्रिया के दौरान सड़क के कारण साइकिल पर लगा बल कितना है? 200 न्यूटन। ये स्टेटमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सड़क के कारण साइकिल पर लगा बल, मतलब सड़क लगा रहा है आपके साइकिल पर बल 200 न्यूटन। यह गति की प्रत्यक्ष प्रतिरोध है, जो कि गति का विरोध कर रहा है। और साइकिल द्वारा सड़क पर किया गया कार्य, साइकिल अगर आपकी फिसल के यहाँ पे गिर रही है सड़क पे, तो साइकिल अब क्या फिसल रही है, इसका मतलब आपने साइकिल पे क्या लगा दिया? ब्रेक। साइकिल पे आपका ब्रेक लगाने के बाद भी 10 मीटर तक वो फिसल के आगे जाता है। सड़क आपके साइकिल पे कितना बल लगाता है? 200 न्यूटन का। लेकिन आपसे पूछा गया साइकिल द्वारा सड़क पर किया गया कार्य, तो कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणित दूरी, बल गुणे दूरी। तो जब ब्रेक आप मार दिए हो उसके बाद आप साइकिल पे कितना बल लगा रहे हो? बल है 0, दूरी आप तय कर रहे हो 10, तो साइकिल द्वारा कितना कार्य किया गया है? आपका 0 जूल। आपका ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। यही अगर आपसे पूछता सड़क द्वारा किया गया कार्य, तो सड़क कितना बल लगा रहा है आपका? 200 न्यूटन का। कार्य कितना कर रहा है? 10 मीटर का। तो इसके द्वारा कार्य कितना होता? आपका 2000 जूल। तो ये वाले जो ऑप्शन है यहाँ पे हो जाएगा सड़क द्वारा किया गया कार्य। काफ़ी घुमाऊ क्वेश्चन था यहाँ पे। साइकिल आप ब्रेक मारने के बाद साइकिल कोई कार्य नहीं करेगा। ऑप्शन थर्ड आपका राइट हो जाएगा। अब इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन सा विलयन सबसे अधिक अम्लीय होगा? देखिए अम्लीय मतलब 0 से लेके आपका 6.9 तक आप लिख लो सीधे। फिर 7वां क्या होता है आपका? न्यूट्रल होता है। फिर इसके आगे वाला क्या होता है? क्षारीय होता है। सबसे अधिक अम्लीय कौन सा होगा? 0, जिसकी वैल्यू क्या होगी? 0। 0 किसका होता है? HCl का। वही बात करें पीएच वैल्यू अगर 1 है, गैस्ट्रिक जूस का है। पीएच वैल्यू 2 किसका होता है? नींबू का। नींबू पानी जो होती है उसका पीएच वैल्यू कितना हो जाएगा? 2। अगर बात किया जाए पीएच वैल्यू 6 आपका सॉफ्ट ड्रिंक जो होते हैं उनका पीएच वैल्यू होता है 6। अगर आपसे पूछता है कॉफ़ी, अगर आपसे पूछ ले कॉफ़ी अम्लीय है कि क्षारीय है, आप थोड़ा सोचो। तो काफ़ी आपका अम्लीय होता है। क्यों? क्योंकि इसका पीएच वैल्यू कितना होता है? 5। कॉफ़ी का पीएच वैल्यू कितना होता है? 5। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कॉफ़ी का। और बाकी आपका मिल्क भी क्या होता है? 6.5। मिल्क का भी अगर हम बात करें तो मिल्क का पीएच वैल्यू कितना होता है आपका? 6.5। ये भी क्या है आपका? अम्लीय है। लेकिन ये 7 के पास है इसलिए आपको ज़्यादा खट्टा नहीं लगता है। अब इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक संतान के लिंग का निर्धारण किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो जो भी संतान है उसके लिंग का निर्धारण कैसे होता है? जैसे माता पिता, तो पिता का क्या होता है? XY और माता का क्या होता है? XX। ठीक है। अगर पिता का X और माता का XX, ये क्या होती है? गर्ल होती है। और पिता का Y और माता का X, तो XY ये क्या होता है? बॉय। तो निर्धारण किससे हो रहा है? आपका पिता। सिर्फ नर युग्म का DNA ही आपके निर्धारित करता है कि वो गर्ल होगी या बॉय होगी। जो संतान होगा वो गर्ल होगा या बॉय होगा, ये नर युग्म के DNA पे ही निर्धारित होता है। XY क्योंकि इसका ही क्या होता है? XY। और फीमेल में सिर्फ X और X पाया जाता है। अब इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक सतह पर एक वस्तु द्वारा लगाया गया प्रणोद या थ्रस्ट किसके बराबर होता है?
तो देखिए थ्रस्ट क्या होता है, जैसे आप पानी में कुछ चीज़ रखते हो, पानी में कुछ चीज़ भी रखोगे तो पानी में जो भी उसका वेट होगा, वेट क्या होता है, m/g। उस स्थान का ग्रेविटेशनल फोर्स जिस भी ग्रह पे आप रख रहे हो प्लस उसका द्रव्यमान टोटल वस्तु के भार के बराबर होता है। इसे कहा जाता है क्रिया प्रतिक्रिया। जितना यहाँ पे आप फोर्स लगाओगे उतना ही ये फोर्स क्या लगाता है, ऊपर की ओर। तो ये वस्तु के भार के बराबर होता है प्रणोद या थ्रस्ट। अगर आपको पूछता है थ्रस्ट का यूनिट क्या होगा, ये क्या है, बल ही लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में बल लग रहा है, तो इसका यूनिट भी क्या होता है, न्यूटन। ठीक, तो द्रव्यमान दिया हुआ है, द्रव्यमान नहीं है, सिर्फ m नहीं होता है, उसमें g का भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाता है, वो भार, जिसको कहा जाता है w, या तो भार या तो वेट। अब इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। धातु एक दूसरे को उसके अनुसार विस्थापित कर सकते हैं। धातु एक दूसरे को उसके अनुसार विस्थापित कर सकते हैं। ये होती है आपकी प्रतिक्रियाशीलता। प्रतिक्रियाशीलता के ही द्वारा हम एक धातु से दूसरे धातु को विस्थापित कर सकते हैं। जैसे आपका आयरन और CuSO4, आपको यहाँ से प्राप्त करना है CuSO4 से कॉपर, तो कैसे करोगे, आयरन कॉपर से ज़्यादा प्रतिक्रियाशील होता है, आयरन को मिलाने पे यहाँ पे क्या बनाएगा, FeSO4, और आपको फाइनली क्या मिल जाता है, कॉपर। इस क्रिया को ही क्या कहते हैं, प्रतिक्रियाशीलता। प्रवाहकत्व क्या होता है, ये होता है कंडक्टेंस। किसी कंडक्टर में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन आराम से मूव करते हैं, यही होता है आपका कंडक्टेंस। प्रतिरोधकता क्या होता है, किसी भी एक कंडक्टर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन का विरोध करे, जो करंट के फ्लो का विरोध करे, उसको क्या कहते हैं, प्रतिरोधकता। परीक्षणात्मकता, परीक्षण क्षमता। परीक्षण क्षमता क्या है, जो आपकी लॉजिकल रीजनिंग आती है उसको ही हिंदी में क्या कहा जाता है, परीक्षण क्षमता। तो आपका लॉजिकल रीजनिंग को भी यहाँ पे डाल दिया है ऑप्शन में, परीक्षण क्षमता। अब इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यदि कोई वस्तु अनंत पर है तो उत्तल लेंस के कारण निर्मित प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी। देखिए ये होता है आपका उत्तल लेंस, ये आप सबको पता होगा, ये इस तरह होता है उत्तल लेंस। लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, 2, इस साइड भी होंगी, इस साइड भी होंगे। ये हो गया इसका फोकस दूरी f, ये उसका 2 गुना 2f, और ये हो गया f, और यहाँ पे हो जाएगा 2f। वस्तु कहाँ पे है, अनंत पे है, अनंत से अनंत पे है, ठीक है। दूसरा, यहाँ से रेज आई, ये वाले इसकी फोकस से पास करते हुए यहाँ जाएगी, फिर इसके बाद ये मुड़ जाएगी, तो इसका थोड़ा सा फिगर यहाँ पे बनना चाहिए। तो इसका फोकस यहाँ रखते हैं, जो भी आएगी आपका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, ठीक फोकस पे बनता है। इसको हटा दीजिए, फोकस की स्थिति क्या हो जाएगी, जो भी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वस्तु के फोकस पर, फोकस बिंदु पर ही आपका क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। लेंस वाला क्वेश्चन है, अगर आप कहोगे तो इसका हम पूरा भी करा सकते हैं टॉपिक, लेंस वाला भी। जैसे वस्तु फोकस पे रखी है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अगर आपको आता है तो अच्छी बात है। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, जूल पर कूलाम के जैसा ही है। जूल पर कूलाम किसका होता है। देखिए जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होती है, वैद्युत विभवांतर, वो क्या होती है, किसी एक इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्ज को, किसी चार्ज को उसके अपोजिट दिशा में ले जाने में किया गया कार्य ही क्या होता है, विभवांतर। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन अपॉन चार्ज। वर्क डन किस में होगा, जूल में, चार्ज क्या होता है, कूलम में। जूल पर कूलम क्या हो गया, ये आपका पोटेंशियल क्या हो गया, V, 1 वोल्ट होता है। 1 वोल्ट क्या होता है, वर्क डन अपॉन टोटल चार्ज, जूल अपॉन कूलम। वहीं बात करें ओम क्या होता है, 1 ओम क्या होता है, ये रेजिस्टेंस है, V अपॉन I। वाट क्या होता है, वाट आपका शक्ति होता है, P बराबर क्या होता है, V इंटू आई, ये होगा आपका वाट में। किलोवाट आवर क्या होती है, आपकी एनर्जी होती है। अगर आप शक्ति में समय से गुणा कर दोगे तो आपका क्या हो जाएगा, किलोवाट आवर आ जाएगा। ठीक, ये आपका होता है एनर्जी, ये होता है आपका शक्ति। ओम क्या हो गया अभी आपको बता दिए। और जूल पर कूलम क्या होता है, V बराबर क्या होता है, W अपॉन Q। W किस में होता है, जूल में, Q किस में होता है आपका, कूलम में। जूल पर कूलम क्या हो जाएगा, 1 वोल्ट के बराबर हो जाएगा। ठीक,
तो ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर भी कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।